नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मैं उमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मानपूर्णा क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड में थर्ड सेमेस्टर जो आपका 15 तारीख का एग्ज़ाम लगा हुआ है, सेकंड पेपर। तो उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और कुछ छात्रों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर वहाँ टाइम जो है कम पड़ रहा है, पूरा पेपर हो नहीं पा रहा है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा थोड़ी अपनी स्पीड मेंटेनेंस कर लें सबसे पहले, फिर इसके बाद आपको पेपर को कैसे करना है। तो सबसे पहले जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जो 15-15 नंबर के होते हैं, सबसे पहले उनको ही कर लें। ढाई ढाई पेज लगभग लिखें, ढाई ढाई या 3-3 पेज लगभग लिखें। पहले तो ढाई ढाई पेज लिखें, और यदि आपके पास समय बच जाता है तो आप उसको 3-3 पेज बना दीजिए, फिर इसके बाद और बढ़ा दीजिए। ऐसे ही आप जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं, ऐसे ही आप 5-5 नंबर वाले करिए। पहले 1.5 पेज या 1-1 पेज करते जाइए, थोड़ा उधर भी लिखते जाइए, दूसरे पेज में भी लिख दीजिए, 2-3 लाइनें 4 लाइनें लिख दीजिए। फिर इसके बाद यदि आपके पास समय बचता है तो 3-3 4-4 लाइनें और बढ़ाते जाइए। तो ऐसे आपको पेपर करना है। ऐसे यदि आप पेपर करेंगे आराम से अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है। तो अब आइए, बीएड थर्ड सेमेस्टर जो आपका 15 तारीख एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। निर्देशन एंड परामर्श। निर्देशन मीन्स होता है, निर्देशन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो निर्देशन को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन, और परामर्श को कहते हैं एडवाइज। ठीक है, एडवाइस सलाह, जिसको सलाह हिंदी में कहते हैं, या परामर्श कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला यहाँ आपका दिया गया कि परामर्श के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि परामर्श के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो आप उत्तर डाल के वहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे उत्तर डाल के, परामर्श के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं। क्या लिखेंगे कि परामर्श के आधारभूत कुछ सिद्धांत हैं जिनके द्वारा परामर्श प्रक्रिया निर्देशित होती है। कैसी होती है? निर्देशित होती है प्रक्रिया। मैकलिन, ये वैज्ञानिक हैं, मैकलिन के द्वारा वर्णित सिद्धांत निम्न है, जो इस प्रकार वर्णित किए गए हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग, सभी की हेडिंग बनाते जाएंगे कि मैकलिन द्वारा वर्णित सिद्धांत निम्न इस प्रकार हैं। आप पहली हेडिंग डाल के आप लिखेंगे वहाँ कि परामर्श उपबोध क्लाइंट के लिए अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। उपबोध मीन्स होता है ग्राहक, जिसका अर्थ यहाँ दिया गया छात्रों से। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे कि परामर्श विद्यालय में सभी छात्रों के लिए अनिवार्य ना होकर स्वैच्छिक होना चाहिए। सभी छात्रों के लिए अनिवार्य ना होकर स्वैच्छिक होना चाहिए। स्वैच्छिक मीन्स वैकल्पिक होना चाहिए। ये नहीं कि सभी छात्रों के अनुसार ही कार्य किया जाए, तो वैकल्पिक होना चाहिए। ठीक, सभी छात्रों, एक छात्र के अनुसार कोई कार्य नहीं हो सकता है ना, सभी छात्रों के अनुसार वैकल्पिक रूप से हो सकता है, वैकल्पिक रूप से होगा। ठीक है, तो क्या लिखा, स्वैच्छिक मीन्स वैकल्पिक रूप में होना चाहिए। जो छात्र परामर्श की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, वे परामर्शदाता से संपर्क स्थापित कर लेते हैं। वे परामर्शदाता से क्या बना लेते हैं, मतलब अपना संपर्क बना ही लेते हैं। जो कैसा अनुभव करते हैं, जो आवश्यकता के अनुसार अनुभव करते हैं, वे अपना संपर्क स्थापित कर लेते हैं परामर्शदाता में। ठीक है, जो छात्र स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप दूसरी हेडिंग डाल के लिखेंगे मैकलिन के अनुसार दूसरी हेडिंग डाल के लिखेंगे कि परामर्श मुख्यतः प्रतिरोधात्मक प्रक्रिया है, ना कि कैसी उपचारात्मक प्रक्रिया है। परामर्श प्रक्रिया कैसी है? प्रतिरोधात्मक प्रक्रिया है, ना कि उपचारात्मक प्रक्रिया नहीं है। अब आइए इसमें लिखेंगे उपबोध यानी ग्राहक या छात्र परामर्शदाता के पास समस्या पैदा होने पर उसके उपचार अर्थात समाधान के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? उपचार या समाधान के लिए प्रत्येक छात्र आता है परामर्शदाता के पास। ठीक है,
लेकिन यह सत्य है कि परामर्शदाता के द्वारा उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास करना चाहिए। क्या सत्य है कि परामर्शदाता उसकी कैसी शक्ति का विकास करे? प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास करे, जिससे कि छात्र के समक्ष समस्या ही पैदा ना हो। जब वो परामर्शदाता है प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास करेगा तो छात्र के पास समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी। फिर इसके बाद तीसरी हेडिंग डाल के लिखेंगे कि उपबोध की समस्या तथा योग्यता के अनुसार परामर्श विधियों में विभिन्नता। तो इसमें लिखेंगे कि परामर्शदाता द्वारा सदैव ध्यान रखना चाहिए। परामर्शदाता द्वारा सदैव ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? कि प्रत्येक व्यक्ति की समस्या और आवश्यकताएं एक समान नहीं होती हैं। परामर्श जो दाता होता है, जैसे आपका अध्यापक, ठीक, अध्यापक को ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी छात्रों की एक जैसी समस्या नहीं होगी, तो उस छात्रों के अकॉर्डिंग देख के समस्या को सॉल्व करना है। कि ये नहीं कि सभी छात्रों की एक ही जैसी समस्या होगी। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ दिया गया है, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है, रिवीजन के तौर पर बाद में भी कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की समस्या और आवश्यकता एक समान नहीं होती हैं, अतः आवश्यकता के अनुसार विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कैसी? जिस छात्र की जैसी मतलब समस्या उसी के अनुसार विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चौथे नंबर हेडिंग डाल के आप लिखेंगे कि परामर्श संरक्षित अधिगम स्थिति है। कैसी? संरक्षित अधिगम स्थिति है। परामर्श कैसी स्थिति है? तो संरक्षित। तो इसमें डाल के लिखेंगे कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर साथ चलती है। कैसे साथ चलती है? लेकिन अधिगम दो रूपों में होता है। लेकिन अधिगम कितने रूपों में बताया गया? दो रूपों में बताया गया। कैसे? कि एक रूप में व्यक्ति वातावरण से स्वतंत्र रूप से सीखता है। कैसे सीखता है? कि वातावरण से सीखता है। दूसरा, समस्याओं का सामना करके और नवीन अनुभव अर्जित करता है। और दूसरे कैसे सीखता है? समस्या जब छात्र के आगे आती है तब वो मतलब उसमें समस्या का समाधान करके अपना नवीन ज्ञान अनुभव करता है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे रूप में अधिगम के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था की रचना की जाती है। दूसरे रूप में कह सकते हैं कि अधिगम की एक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? रचना की जाती है व्यवस्थित रूप में। कैसी? व्यवस्थित रूप में रचना की जाती है। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, नंबर 5 हेडिंग डाल के लिखेंगे कि परामर्श उपबोध के आत्मज्ञान व स्वनिर्देशन के लिए समर्पित होता है। कैसा होता है ज्ञान? तो परामर्श जो है वो उपबोध मतलब यहाँ छात्र से लगाया गया है, आत्मज्ञान व स्वनिर्देशन स्वयं के लिए समर्पित होता है। इसमें लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे कि परामर्श के क्या लिखेंगे कि परामर्श का मुख्य सिद्धांत क्या है? उपबोध के अंदर छिपी योग्यता। उपबोध जो ग्राहक होता है, जो यानी छात्र होता है, उसके अंदर छिपी वही योग्यता होती है जो क्षमताओं से परिचित कराना है। जो योग्यता होती है जन्मजात, जो उसके अंदर छिपी हुई होती है, उसको उस योग्यता से परिचित करा देना है अध्यापक को। इसके बाद उपबोध को आत्मज्ञान होने पर वह परामर्शदाता की सहायता पर निर्भर नहीं रहेगा। ठीक है, तो कैसे निर्भर नहीं रहेगा? उपबोध जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो वो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेगा, यानी अध्यापक पर डिपेंड नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, गाइडेंस तो अध्यापक ही करता रहता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, 6 नंबर हेडिंग डाल के लिखेंगे कि पर्यावरण व स्वयं के मध्य समझ पैदा करना। पर्यावरण जो वातावरण होता है उसमें और अपना स्वयं का
ज्ञान मतलब उसमें दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित पैदा करना चाहिए। इसमें लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे कि मानव और, क्या लिखेंगे, मानव और पर्यावरण का घनिष्ठ सिद्धांत है। मानव और पर्यावरण का कैसा सिद्धांत है? घनिष्ठ सिद्धांत है। मानव पर्यावरण से प्रभावित होता है, मानव पर्यावरण से प्रभावित होता है। परामर्श के द्वारा पर्यावरण व उपबोध के मध्य समझ का जागृत किया जा सकता है। परामर्श के अनुसार पर्यावरण व उपबोध के मध्य क्या किया जा सकता है? समझ को जागृत किया जा सकता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा आपका आएगा, क्या आएगा कि परामर्शदाता के गुणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि परामर्शदाता के गुणों का वर्णन कीजिए। तो आप वहां क्या लिखेंगे कि केलर के अनुसार एक अच्छे परामर्शदाता के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। एक ये केलर एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा है कि अच्छे परामर्शदाता के निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जो इस प्रकार उन्होंने प्रकट किए हैं, ये आपके लिखे हुए हैं। तो आइए समझ लेते हैं एक एक करके। अच्छी आधारभूत बुद्धि, कैसी होनी चाहिए बुद्धि? अच्छी आधारभूत बुद्धि होना चाहिए। इसमें लिखेंगे कि परामर्शदाता में इतना कौशल होना चाहिए कि वह अनुभव द्वारा और औपचारिक अध्यापन के माध्यम से ज्ञान का उपयोग कर सके। परामर्शदाता में इतना तो कौशल होना चाहिए कि वो अनुभव द्वारा और औपचारिक अध्यापन के माध्यम से ज्ञान का उपयोग कर सके। अब ज्ञान का उपयोग करना नहीं जानता तो परामर्शदाता किस काम का है? ठीक है। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग डालेंगे कि समृद्ध सामान्य ज्ञान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समृद्ध सामान्य ज्ञान। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परामर्शदाता के लिए ये भूल सूचक का चिन्ह होता है, के लिए अपने आसपास के सांस्कृतिक एवं आर्थिक जगत में संसार सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। परामर्शदाता को मुख्य रूप से व्यवसायिक ज्ञान होना चाहिए। परामर्शदाता को कैसा ज्ञान होना चाहिए? व्यवसायिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। परामर्शदाता को सिर्फ व्यवसायिक ही नहीं और कई तरीके के ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप लोग तीसरी हेडिंग डाल के लिखेंगे वहां पर कि गहरी विशिष्ट जानकारी होना चाहिए। परामर्शदाता को कैसी जानकारी होना चाहिए? तो गहरी विशिष्ट जानकारी होना चाहिए। इसमें आप लोग लिखेंगे कि व्यवसाय का क्षेत्र परामर्शदाता का विशिष्ट क्षेत्र है। परामर्शदाता का कैसा क्षेत्र है? तो विशिष्ट। ठीक, विशिष्ट मतलब होता है एक यूनिक, अलग। ठीक है, क्षेत्र है। परामर्शदाता को व्यवसाय से संबंधित गहरी समझ व व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी मनोवैज्ञानिक कमजोरियां तथा संस्कारों की गहरी समझ होना चाहिए। कैसी समझ होना चाहिए? व्यक्तियों के स्वभाव की मनोवैज्ञानिक कमजोरियां एवं संस्कारों की गहरी समझ होना चाहिए। फिर इसके नेक्स्ट हेडिंग डाल के आप लोग लिखेंगे विशेष कौशल जानते हैं? कौशल हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सुबोपाली जिसको बोलते हैं, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये हमारे 4 प्रकार के स्किल्स होते हैं। तो चौथी हेडिंग डाल के आप लोग लिखेंगे कि विशेष कौशल। परामर्शदाता, क्या लिखेंगे? परामर्शदाता को विशेष तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। कैसा प्रयोग करना चाहिए? विशेष तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। कुशल होना चाहिए और कुशल भी होना चाहिए। जैसे परीक्षण की तकनीक, नियोजन की तकनीक। नियोजन को कह सकते हैं योजना या तैयारी।
नियोजन की तकनीक भी होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 नंबर की हेडिंग डाल के आप लोग लिखेंगे वहाँ क्या लिखेंगे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है, रिवीजन कर सकता है लास्ट में। विशेष व्यक्तिक गुण, कैसे गुण होना चाहिए, तो विशेष व्यक्तिक गुण होना चाहिए। इसमें लिखेंगे कि विशेष व्यक्तिक गुण जिसमें सहानुभूति, सहानुभूति, सहिष्णुता और वस्तुगतता वांछनीय है। परामर्शदाता के अंदर विवेक होना चाहिए, विवेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, विवेक का होना अनिवार्य है। विवेक के अनुसार, अपने समझ के अनुसार क्षमताओं का, अपनी क्षमताओं का आकलन करे और अपने समझ के अनुसार ही निर्णय ले। तो दूसरों के प्रति संवेदनशील भी होना चाहिए, सभी को होना चाहिए संवेदनशील दूसरों के प्रति। यदि कोई व्यक्ति दुख में है तो उसकी सहायता करना। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप, ये एक वैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार दिया गया है कि इनके गुण, पहले आप किसके अनुसार एक गुण थे, तो केलर के अनुसार थे। अब किसके अनुसार देखेंगे कि स्टी क्लेर तथा स्टीवर्ट के अनुसार परामर्शदाता के गुण। इसमें आप पहली हेडिंग लिखेंगे कि नैतिक व्यवहार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नैतिक व्यवहार होना चाहिए। परामर्शदाता में नैतिक गुणों का होना परम आवश्यक है। कैसा आवश्यक है, परम आवश्यक, यानी अति आवश्यक है। उपबोध को परामर्शदाता पर, उपबोध मीन्स ग्राहक या छात्र, आपका यहाँ छात्र से लिया गया है। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पूर्ण विश्वास होना चाहिए। उपबोध को परामर्शदाता पे कैसा विश्वास होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि पूर्ण विश्वास अधूरा विश्वास है कि पता नहीं ये हमें अपनी मंजिल तक, हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, तो ऐसा नहीं विश्वास होना चाहिए। पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक यदि अध्यापक के साथ आप जुड़े हुए हैं तो उनसे पूर्ण विश्वास करना चाहिए कि ये अध्यापक हमें हमारी मंजिल तक ले ही जाएंगे। तो कैसा विश्वास होना चाहिए, पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। वह परामर्शदाता के साथ खुलकर बातचीत करे। वह परामर्शदाता के साथ कैसा व्यवहार करे, व्यवहार खुलकर करना चाहिए उसको। अब आइए दूसरी हेडिंग देखते हैं, क्या लिखा, लचीलापन। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जिसको कहते हैं, ना कि ऐसा नहीं दृढ़ता होनी चाहिए किसी में कि अपनी बात पर अडिग हो जाए, नहीं नहीं मेरा ही सत्य है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। इसमें आप क्या लिखेंगे कि परामर्शदाता के रूढ़वादी या अधिक दृढ़ नहीं होना चाहिए। लिखा है, वही चीज लिखी है कि परामर्शदाता को कैसा नहीं, रूढ़वादी या अधिक दृढ़ नहीं होना चाहिए, अपनी बात पर अडिग नहीं होना चाहिए कि ना ना ये मेरा ही सत्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, जहाँ सत्य है वहाँ सत्य बोलिए, या ये नहीं कि कहीं अपना पूरा रोब जमाओ, नहीं नहीं हाँ मैं ही सही हूँ। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि परामर्शदाता को छात्र की आवृत्तियों में हो रहे परिवर्तनों एवं उसकी प्रत्याशाओं के प्रति जागरूक होना चाहिए। एवं उसकी किस पर जागरूक होना चाहिए, तो प्रत्याशाओं पर जागरूक होना चाहिए। बौद्धिक योग्यता, बौद्धिक योग्यता में क्या लिखेंगे आप लोग, बौद्धिक योग्यता, बौद्धिक योग्यता में आप लोग क्या लिखेंगे, परामर्शदाता को बौद्धिक रूप में कुशाग्र, कुशाग्र मीन्स होता है कि सबसे प्रतिभाशाली, कुशाग्र होना भी आवश्यक है, कुशाग्र होना भी आवश्यक है। व्यवस्थित एवं तार्किक चिंतन की योग्यता भी परामर्शदाता में वर्तमान में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, तो तार्किक चिंतन की, व्यवस्थित और तार्किक चिंतन की वो बुद्धि या समझ रखना चाहिए। कैसी समझ रखना चाहिए, तो तार्किक व्यवस्थित रूप में।
अब आइए स्वीकृति। स्वीकृति एक्सेप्टेंस क्या होता है कि व्यक्ति परामर्शदाता के पास कुछ जानने व सहायता प्राप्त करने के लिए आता है। कोई भी व्यक्ति होता है परामर्शदाता के पास जाता है तो कुछ सीखने के लिए ही जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होना चाहिए, भय, आशा, संदेश, चिंता सभी कुछ व्याप्त रहती हैं कि नहीं रहती हैं। परामर्शदाता के लिए आवश्यक है कि वह छात्रों की बातों को स्वीकार करे। परामर्शदाता क्या होना चाहिए, छात्रों की बातों को स्वीकार करे, यानी अध्यापक छात्रों की बातों को स्वीकार करे। समझ, अंडरस्टैंड। आइए अंडरस्टैंड को भी देख लेते हैं। समझ, अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड कैसा होना चाहिए, परामर्शदाता को उपबोध के दो स्तरों पर समझ आवश्यक है। कितने स्तरों पर बताया गया है, तो 2 स्तरों पर समझ बताई गई है। कौन कौन, एक भावात्मक सेंसिटिविटी, एक वैचारिक जो विचार करने योग्य हो, ना कि ऐसे नहीं, ना उसमें कुछ सेंस है ना कुछ, ऐसे ही बोले जा रहे हैं, तो ऐसी नहीं होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, एक भावात्मक होना चाहिए, एक वैचारिक होना चाहिए। फिर इसके बाद संवेदनशीलता। संवेदनशीलता या भावात्मक क्या होती है, परामर्शदाता का ईमानदार व अपने कर्तव्यों के प्रति कैसा होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। परामर्शदाता को कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। अब जब कोई अपने कर्तव्य ही नहीं जानता, अब छात्र अपना कर्तव्य नहीं जानता हमें क्या करना है, तो फिर उसको कैसे कोई टीचर पढ़ा सकता है। तो उसको अपने कर्तव्य भी जानना चाहिए, सभी को अपने अपने। इसके बाद सभी के प्रति संवेदनशीलता अनिवार्य है। सभी के प्रति परामर्शदाता को कैसा रहना चाहिए, संवेदनशील रहना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ दिया गया है कि निर्देशन के महत्व का वर्णन कीजिए। निर्देशन के महत्व का वर्णन कीजिए। निर्देशन क्या होता है, तो उसके महत्व का वर्णन करना है आपको। तो आप लोग कैसे लिखेंगे वहां पर, निर्देशन का महत्व हेडिंग डाल के आप लिखेंगे निर्देशन का महत्व। निर्देशन का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। निर्देशन का मानव जीवन में कैसा स्थान है, तो महत्वपूर्ण स्थान है। निर्देशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन, सही डायरेक्शन मिल गया तो अच्छी बात, तो आप अच्छी जगह अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। यदि आपको डायरेक्शन सही नहीं मिला तो आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार सभी छात्रों को अपने डायरेक्शन के लिए एक अच्छे ही अध्यापक का चुनाव करना चाहिए सभी छात्रों को। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जीवन में पर्याप्त निर्देशन की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। प्राचीन काल से ही निर्देशन का परंपरा है। प्राचीन काल से ही निर्देशन की परंपरा चली आ रही है, सभी लोग जानते हैं। तो निर्देशन में व्यक्ति के जीवन को सरल व सुगम बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है, सरल व सुगम बनाया जा सकता है। डायरेक्शन, एक अच्छी डायरेक्शन के अनुसार तो कैसा बना सकते हैं, सुगम व सरल बना सकते हैं। वर्तमान समय में निर्देशन का महत्व व्यापक हो गया है। महत्व कैसा हो गया, व्यापक, यानी कि बहुत ही लंबा विस्तारित हो गया है। सभी क्षेत्रों में, जैसे व्यक्तिगत निर्देशन जानते हैं, अपना खुद का, ठीक है, व्यक्तिगत निर्देशन होता है। शैक्षिक निर्देशन, शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र का, सामाजिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन आदि, ये सारे निर्देशन होना चाहिए, व्यावसायिक के रूप में होना चाहिए, जिससे कि छात्र खुद अपने आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है। सामाजिक के क्षेत्र में भी होना चाहिए, शैक्षिक निर्देशन भी होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे वैयक्तिक भिन्नता। क्या लिखेंगे? वैयक्तिक भिन्नता। मच्छर की वजह से ये बोर्ड भी नहीं चलने लगता। देखिए आप लोग इतने जागरूक नहीं हैं जितने मच्छर जागरूक रहते हैं। जैसे ही इवनिंग में पढ़ाने के लिए आओ तो मच्छर पहले आ जाते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो आप लोगों को भी जागरूक होना चाहिए पढ़ने के प्रति। वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है? वैयक्तिक भिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में क्या पाई जाती है? वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। सभी लोग अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं हो सकते हैं, कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति सोचे कि हम सगे भाई क्यों ना हो, लेकिन उनमें वैयक्तिक भिन्नता जरूर ही पाई जाएगी। ठीक है, ये नहीं समझेंगे दो भाई हैं तो एक ही जैसी उनमें वो होगी समझ, एक जैसी अंडरस्टैंडिंग किसी में नहीं होती है, अलग अलग सभी में होती है। अब आइए देखते हैं इसको कि प्रत्येक व्यक्ति में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे शारीरिक, मानसिक। शारीरिक मतलब कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई हष्टपुष्ट होगा तो कोई कमजोर पतला होगा। मानसिक सभी लोग जानते हैं। बौद्धिक, संवेगात्मक। संवेगात्मक क्या होता है? संवेग, अपने संवेग कोई कंट्रोल कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। मैकडूगल ने कितने संवेग बताए? तो 14 संवेग बताए हैं। नैतिक आदि, इनमें भिन्नता पाई जाती है, सभी लोगों में पाई जाती है। वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए निर्देशन का महत्व बताया गया है। वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए क्या बताया गया? निर्देशन का महत्व बताया गया है। तो देखते हैं कैसा बताया गया है। परिवर्तित शिक्षा का प्रणाली, परिवर्तित शिक्षा प्रणाली दूसरे नंबर पे आ जाएगी। सॉरी, यहाँ लिखा था कि देखते हुए निर्देशन का महत्व बढ़ गया है। हम बोल रहे हैं बताया गया, बताया नहीं गया, बढ़ गया है। माफी चाहेंगे इसके लिए। निर्देशन का महत्व बढ़ गया है। फिर नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखेंगे कि परिवर्तित शिक्षा प्रणाली। परिवर्तित शिक्षा प्रणाली सभी लोग जानते हैं आज के युग में परिवर्तन हो रहा है या नहीं। पहले 10+2+3 था पैटर्न, अब कैसा आ गया? 5+3+3+4 पैटर्न अब आ गया नई शिक्षा नीति 2020 से, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। यदि आप लोग कमेंट्स करेंगे नई शिक्षा नीति पर एक वीडियो बना दीजिए सर, तो मैं आपके लिए नई शिक्षा नीति पर एक वीडियो बना देंगे। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। चेंजिंग एजुकेशन पैटर्न। सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव आता है। सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा प्रणाली में भी क्या आता है? बदलाव आता है। अब आइए शिक्षा प्रणाली के परिवर्तित स्वरूप को समझने के लिए, शिक्षा प्रणाली के परिवर्तित स्वरूप को समझने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। किसकी? एक डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। जैसे कि देखिए 10+2+3, 10+2+3 शिक्षा प्रणाली के स्थान पर क्या आ गया है? 5+3+3+4 आ गया। शिक्षा प्रणाली आई है, लिखा है शिक्षा प्रणाली आई है। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे कि अपव्यय में अवरोधन। अपव्यय में अवरोधन, इसमें आप लोग लिखेंगे वेस्टेज एंड क्या? स्टेग्नेशन। इसमें लिखेंगे हमारे देश के शिक्षा जगत में अपव्यय व अवरोधन की गंभीर समस्या है। हमारे देश में शिक्षा की कैसी समस्या आ चुकी है? अपव्यय व अवरोधन की गंभीर समस्या है। इसके कारणों का पता लगाने के लिए निर्देशन का महत्व बहुत जरूरी है। निर्देशन, डायरेक्शन का होना जरूरी है या नहीं है? जब आप एक अच्छे डायरेक्शन के पास पहुंचेंगे तभी वो बता सकता है कि कैसी समस्या गंभीर समस्या है शिक्षा प्रणाली में, कैसी नहीं है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं।
चौथी हेडिंग डाल के आप लोग लिखेंगे कि व्यवसायों में विविधता। सभी व्यवसायों में विविधता होती है या नहीं होती है, कोई किस प्रकार का व्यवसाय करता है, कोई किस प्रकार का। सभी की थिंकिंग और सभी की सोच भी अलग अलग होती है कि नहीं होती है। कोई सोचता है कि मैं अभी पानी नहीं लगाऊंगा, मैं हो सकती है बारिश हो जाए। कोई सोचता है कि बारिश नहीं होगी, मैं लगा लेता हूँ पानी। ठीक है, तो सभी की थिंकिंग अलग अलग होती है। ये किसान भाइयों से पूछो, हम भी किसान ही थे। ठीक है, तो आज स्टेज पे खड़े हैं तो ये मेरा पिताजी और माताजी का आशीर्वाद है जो इस स्टेज पर आज हम खड़े हुए हैं। देखते हैं इसमें आज के वैज्ञानिक क्या लिखेंगे यहाँ, कि आज के वैज्ञानिक और औद्योगिक युग में व्यवसायों की विविधता को देखते हुए निर्देशन की आवश्यकता बहुत है। कैसी आवश्यकता है? निर्देशन। सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता है? निर्देशन की, यानी डायरेक्शन की। व्यवसाय का चयन व प्रवेश के लिए नियमित निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय के लिए और चयन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? नियमित, तो निर्देशन की, एक डायरेक्शन की। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 नंबर लिखेंगे आप लोग कि शिक्षा का व्यवसायीकरण। शिक्षा का व्यवसायीकरण। इसमें आप लोग लिखेंगे कि भारत में शिक्षा और रोजगार समन्वय के अभाव में ऐसी शिक्षा का प्रसार हुआ है जिसमें मानसिक व सामाजिक विकास तो सहायक है परंतु जीविकोपार्जन में सहायक नहीं है। परंतु कैसे सहायक नहीं है? तो जीविका, अपनी आजीविका जो चलती है, यानी खाना पूर्ति जो चलती है, उसके आधार पर नहीं है। तो इसके आधार पर होना चाहिए। आपकी रोजी रोटी जो है वो चल सके, इसके आधार पर होना चाहिए शिक्षा। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये क्या हो गया भाई? आ जाओ भाई। क्या हो गया भाई? मच्छर कहीं बैठा होगा। मच्छर शाम को बहुत परेशान करते हैं, तो मच्छर बार बार बैठ जाते हैं जिस वजह से ऊपर नीचे ये आपका लिखा हुआ होने लगता है। आइए देखते हैं भावात्मक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम। इसमें लिखेंगे आप लोग व्यक्ति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न भावात्मक समस्याओं से ग्रसित होता है। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, सभी लोग अपनी भावनाओं से ग्रसित होते हैं या नहीं होते हैं। अब आइए नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग 8 नंबर डाल के कि सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन क्या लिखेंगे? कि समाज में हो रहे परिवर्तन, समाज में जो परिवर्तन हो रहे प्राचीन मूल्यों के साथ साथ पर नवीन मूल्यों की स्थापना हो रही है। प्राचीन जो मूल्य थे उनकी जगह कैसे विचार आ रहे हैं? तो नवीन मूल्यों की स्थापना हो रही है। उचित मूल्यों को जीवन में धारण करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? निर्देशन, डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका लिखा है नेक्स्ट, निर्देशन सेवाओं को संगठित करने के लिए सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। निर्देशन सेवाओं को संगठित करने के लिए सिद्धांतों का क्या करना है? वर्णन करना है। तो आप लोग उत्तर डाल के क्या लिखेंगे कि निर्देशन सेवा का संगठन करते समय कुछ सिद्धांतों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। निर्देशन सेवा का जो हम क्या चुनाव करें तो कुछ सिद्धांतों का हमें ध्यान में रखना चाहिए।
ये सिद्धांत सभी प्रकार के निर्देशन में सहायक होते हैं। ये जो भी सिद्धांत हैं ये हमारे किस में सहायक होते हैं? निर्देशन में सहायक होते हैं। ये सिद्धांत सभी संगठनों के लिए उपयोगी होते हैं। ये सिद्धांत जो हैं किसके लिए उपयोगी होते हैं? तो सभी संगठनों के लिए उपयोगी होते हैं, चाहे संगठन प्राथमिक विद्यालय का हो या माध्यमिक का हो या उच्च विद्यालयों का हो या कॉलेजों का कॉलेज स्तर का होना हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। तो ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार लिखे हुए हैं, जो इस प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं। एक नंबर आप लोग डाल के लिखेंगे। पहले इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। क्या लिखेंगे आप लोग? कार्यक्रम के उद्देश्य। क्या लिखेंगे? कार्यक्रम के उद्देश्य। कार्यक्रम के उद्देश्य, इसमें आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें? कार्यक्रम के उद्देश्य में क्या लिखेंगे आप लोग कि कार्यक्रम बनाने से पहले यह निश्चित करना चाहिए। क्या निश्चित करना चाहिए? यह निश्चित करना चाहिए कि कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है। कोई भी कार्यक्रम आप लोग करने जाएंगे तो सबसे पहले उसको लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, निश्चित करेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, तभी आप कार्य करेंगे। और सभी लोग यही करते भी हैं। कार्यक्रम किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया जा रहा है? कार्यक्रम किस उद्देश्य के लिए पूर्ति के लिए संगठित किया जा रहा है? उद्देश्यहीन नहीं होना चाहिए आपका कार्य। उद्देश्यहीन कार्यक्रम कभी सफल नहीं होता है। उद्देश्यहीन, जब आपका कुछ उद्देश्य ही नहीं, पढ़ने लिखने का आपका उद्देश्य ही नहीं है कि मैं क्या बनूंगा क्या नहीं, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं जब तक आपका उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे कि निर्देशन सेवाएं छात्रों की आवश्यकताओं को समझते हुए तथा उनकी संतुष्टि में सहायता करने के लिए उद्देश्य से संगठित की जाती है। संतुष्टि के लिए सहायता करने के लिए उद्देश्य में संगठित की जाती है। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे कार्यक्रम का प्रयोजन। क्या लिखेंगे कि कार्यक्रम का प्रयोजन। कार्यक्रम का प्रयोजन, इसमें लिखेंगे कि उद्देश्य निश्चित कर लेने के बाद निर्देशन सेवाओं को संगठित। दूसरा सिद्धांत कार्यक्रम का प्रयोजन निश्चित करना है। इसके बाद विद्यालयों में निर्देशन के लक्ष्य व कार्य परिवर्तित होते हैं। विद्यालय में क्या निर्देशन के लक्ष्य जो होते हैं वो कार्य परिवर्तित होते रहते हैं। निर्देशन कार्यक्रम में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी अवश्य होना चाहिए। लचीलापन होना चाहिए, ना कि दृढ़ता होना चाहिए। तो दृढ़ता नहीं होना चाहिए। बदलते समय व परिस्थितियों के अनुसार निर्देशन सेवाओं का संगठन करना चाहिए। जो हमारी परिस्थिति बदल रही है उसके अनुसार बदलना चाहिए शिक्षा को। तो किस निर्देशन सेवाओं का संगठन करना चाहिए। बदलते समय व परिस्थिति के अनुसार निर्देशन का संगठन करना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा नंबर आप लोग डाल के लिखेंगे कि उत्तरदायित्व निश्चित करना। इसमें लिखेंगे आप लोग कि निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अध्यापकों का सहयोग प्राप्त होना चाहिए। निर्देशन जो कार्यक्रम होता है उसको सफल बनाने के लिए किसका सहयोग होना चाहिए? तो अध्यापकों का सहयोग प्राप्त होना चाहिए।
निर्देशन कार्यक्रम में अध्यापकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक की निर्देशन में रुचि और योग्यताओं का पता लगाना चाहिए। जब तक रुचि नहीं होगी और योग्यता नहीं अध्यापक में होगी तब तक अध्यापक भी कुछ नहीं कर सकता है। एक अध्यापक एक छात्र में रुचि होनी चाहिए, यानी ललक पैदा होनी चाहिए कि हाँ, अध्यापक को ललक ये होना चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट को सिखा देंगे, यानी ज्ञान अर्जित करा ही देंगे। और एक छात्र को क्या ललक होनी चाहिए, एक छात्र को ये ललक होना चाहिए कि हाँ, आज जितना पढ़ाया गया उतना हम सीख कर ही जाएंगे। तो छात्र और अध्यापक में दोनों में ही रुचि होना चाहिए। इसके बाद क्योंकि रुचि और योग्यता के आधार पर ही उनको कर्तव्य दिए जाते हैं। रुचि के आधार और योग्यता के आधार पर ही उनको क्या दिए जाते हैं, कर्तव्य दिए जाते हैं। एक अध्यापक को किसके योग्यता के अनुसार ही कर्तव्य दिए जाएंगे और एक छात्र को उसकी योग्यता के अनुसार ही उसको कर्तव्य दे सकते हैं। कर्तव्य की आपके क्या कर्तव्य हैं दिए जाते हैं। निर्देशन संबंधी कार्य अध्यापकों की क्षमता के अनुसार होना चाहिए। लिखा है यहाँ पर कि निर्देशन संबंधी कार्य अध्यापकों की क्षमता के अनुसार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे 4 नंबर की हेडिंग कि निर्देशन कार्यक्रम का मूल्यांकन जानते हैं आप लोग। एक मापन होता है, एक मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन आपका ये होता है जब आपने अभी बीएड में एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब एग्ज़ाम दे के आप लोग आएंगे, इसके बाद आपका अध्यापक जो होते हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी में कॉपी चेक करते हैं, तो आपको अंक दिए जाते हैं। ये आपका मूल्यांकन, अंतिम मूल्यांकन होता है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। निर्देशन का कार्यक्रम का मूल्यांकन, इसमें लिखेंगे आप लोग निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ करने के बाद उसकी प्रगति का मूल्यांकन आवश्यक होता है या नहीं होता है। कोई भी कार्य करें फिर उसका मूल्यांकन भी करना जरूरी होता है कि कितने हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं। इसके बाद आवश्यक होता है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य यह होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि जिन कार्यों के लिए निर्देशन संगठित किए गए उसमें कहाँ तक सफलता मिली है। वही बात लिखी हुई है या नहीं, कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं या कहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दोबारा से फिर उपचारात्मक आता है। उपचार जहाँ तक नहीं पहुँचता है विद्यार्थी, फिर अध्यापक उसकी कमियों का पता लगा के दोबारा से उपचार करता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका लिखा है कि मूल्यांकन का दूसरा उद्देश्य यह देखना है, क्या देखना है कि कार्यक्रम समय के अनुकूल है, कार्यक्रम जो है वो समय के अनुकूल है या नहीं है। निरंतर परिवर्तन के हिसाब से निर्देशन भी परिवर्तित कर देना चाहिए। निरंतर जो हो रहे परिवर्तन उसके अनुसार निर्देशन को भी परिवर्तन करना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहाँ चला गया भाई, अंडू कर देते हैं। आ गया, बस रुके रहो। 5 नंबर लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे इसमें 5 नंबर में, छात्र, अभिभावक और समुदाय के सहयोग को संगठन में प्रोत्साहन मिलना चाहिए। प्रोत्साहन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अध्यापक आपको प्रोत्साहन भी अध्यापक को देना चाहिए कि हाँ वाह मेरे छात्र, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो ये प्रोत्साहन भी समय समय पर मिलना चाहिए। इसके बाद आप लोग लिखेंगे 6 नंबर में कि निर्देशन की सभी सेवाओं का संगठन विद्यालय की परिस्थिति
तथा आर्थिक संसाधनों के अनुसार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? परिस्थिति के अनुसार और संसाधन के अनुसार। वहाँ यदि संसाधन नहीं है तो फिर कैसे मतलब परिवर्तन हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। और परिस्थिति भी देखना चाहिए, कैसी परिस्थिति है कैसी नहीं है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये आपका लिखा थैंक्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ये मैंने आपको क्वेश्चंस, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और ये आपके परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो और सभी से हम कहना चाहेंगे लास्ट में कि सभी लोग अपना पेपर की मतलब पेपर करते वक्त स्पीड बहुत अच्छे से मेंटेन कर लें, बहुत अच्छे से। तब तक आप बहुत ज़्यादा अध्ययन करें और आप अपना निरंतर पेन से प्रैक्टिस करते रहें, जिस वजह से वहाँ आपका पेपर ना छूटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।